सोचिए अगर आप किसी से कोई चीज़ खरीदें और वो बाद में मुकर जाए तो क्या होगा, क्या कानून आपकी मदद करेगा। आज हम इसे कहानी की मदद से समझेंगे कि अनुबंध क्या होता है, व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, और सेक्शन 2A से 2H तक की जितनी भी डेफिनेशन है वो बिना याद किए हम कैसे याद कर सकते हैं, यही इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौबे जी कॉमर्स यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के माइनर सब्जेक्ट बिजनेस लॉ के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को एक छोटी सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि अनुबंध क्या है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध को अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं और यह वह समझौता है, एग्रीमेंट है जो कानून के द्वारा प्रवर्तनीय होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। कानून के द्वारा प्रवर्तनीय के मतलब ऐसा कोई भी एग्रीमेंट या ठहराव या समझौता जिसे हम कोर्ट में ले जा सकते हैं। हम उस समझौते को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं यदि कोई विवाद हो गया हो तो। दिस इज द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ द एंटायर एक्ट। तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, एग्रीमेंट प्लस कानूनी प्रवर्तनीयता, यानी समझौता के साथ अगर कानूनी प्रवर्तनीयता ऐड हो जाती है, लीगल एनफोर्सेबिलिटी, तो ये बन जाता है अनुबंध। क्या बन जाता है? अनुबंध बन जाता है। तो अनुबंध बराबर होगा समझौता धन कानूनी प्रवर्तनीयता। अनुबंध की जो परिभाषा दी गई है वो परिभाषा भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H के अनुसार दी गई है। वह समझौता जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो अनुबंध कहलाता है। देखिए कितनी छोटी सी, कितनी शॉर्ट में ये डेफिनेशन है, बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। साथ ही हम इसका सेक्शन भी याद कर सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट की जो है डेफिनेशन दी गई है, वह समझौता जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो अनुबंध कहलाता है। एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी जिसको लेकर हम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी से हम इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को समझने वाले हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। राम के पास एक साइकिल होती है और श्याम जिसे एक साइकिल खरीदनी है। यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं, एक है राम और एक है श्याम। और यहीं से शुरू होता है भारतीय अनुबंध अधिनियम यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो पहला जो कदम है, यानी जो फर्स्ट स्टेप है, वो है प्रस्ताव। पहला कदम क्या है? प्रस्ताव, यानी जिसको हम बोलते हैं प्रपोजल। तो राम कहता है मैं अपनी साइकिल तुम्हें 3000 रुपये में बेचने को तैयार हूँ। किसको बोल रहा है? श्याम को बोल रहा है। ठीक है, श्याम को कह रहा है कि मैं अपनी साइकिल जो है वो 3000 रुपये में बेचने को तैयार हूँ। तो यहाँ राम क्या कर रहा है? यहाँ राम ने अपनी इच्छा व्यक्त की। क्या की? राम ने एक इच्छा व्यक्त की। तो प्रस्ताव की जो परिभाषा है वो धारा 2A में दी गई है, सेक्शन 2A में। तो धारा 2A में प्रपोजल यानी प्रस्ताव की डेफिनेशन दी गई है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ करने या ना करने की इच्छा व्यक्त करता है तो वह प्रस्ताव यानी प्रपोजल या ऑफर कहलाता है। ठीक है, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ करने या ना करने की इच्छा व्यक्त करता है तो वह प्रस्ताव या प्रपोजल या ऑफर कहलाता है। जैसा कि राम यहाँ पर श्याम के सामने प्रस्ताव रख रहा है कि मैं अपनी साइकिल तुम्हें 3000 रुपये में बेचने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर जो राम है वो प्रस्तावक है, यानी प्रस्ताव करता है। उसको हम प्रपोजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रपोजर, क्योंकि ये प्रस्ताव रख रहा है। अब सेकेंड स्टेप जो है, प्रस्ताव स्वीकार हुआ। ठीक है, जिसको प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद में क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है।
प्रतिज्ञा बन जाता है। ठीक है राम, मैं 3,000 मैं साइकिल खरीद लूंगा। किसने कहा भाई? राम ने कहा। तो श्याम ने कहा ठीक है राम, मैं 3,000 रुपए में साइकिल खरीद लूंगा। जैसे ही श्याम ने प्रस्ताव स्वीकार किया, यह प्रतिज्ञा बन गया, प्रॉमिस बन गया। क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। देखिए, राम ने कहा मैं अपनी साइकिल तुम्हें बेचना चाहता हूँ 3,000 रुपये में, और श्याम ने कहा कि ठीक है राम, मैं इसे 3,000 रुपये में खरीद लूँगा। तो श्याम ने जैसे ही इसको प्रस्ताव को स्वीकार किया, तो ये क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस यानी क्या होता है? वचन। वचन इसको बोलते हैं, वचन या वादा भी बोलते हैं। वचन या वादा बन गया। और वचन की या प्रॉमिस की जो डेफिनेशन है या प्रतिज्ञा की, वो धारा 2B में दी गई है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2B के अनुसार जब प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तब वह प्रतिज्ञा यानी प्रॉमिस बन जाता है। देखिए कितना आसान है। तो एक्सेप्टेड प्रपोजल इज इक्वल टू प्रॉमिस। ठीक है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखने वाले हैं कि जो हमारी स्टोरी है इसमें 2 कैरेक्टर हैं। दोनों कैरेक्टर क्या हैं, यानी उनके क्या नाम हैं, कौन कौन से कैरेक्टर को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 कैरेक्टर होंगे, एक तो होगा प्रॉमिसर और एक होगा प्रॉमिसी। ठीक है, धारा 2C प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी की डेफिनेशन दी गई है। प्रस्ताव करने वाला जो है वो प्रॉमिसर यानी प्रतिज्ञाकर्ता कहलाता है, और प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला प्रॉमिसी या प्रतिज्ञाग्राही कहलाता है। तो यहाँ पर राम जो है साइकिल देगा, जिसने साइकिल बेचने के लिए प्रस्ताव रखा है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रतिज्ञाकर्ता कहलाएगा, प्रॉमिसर कहलाएगा। जबकि श्याम जो है वो राम को पैसे देगा क्योंकि वो साइकिल खरीद रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रतिज्ञाग्राही या प्रॉमिसर कहलाएगा। ठीक है ना? तो इससे एक चीज़ हमें पता लगती है कि एक अनुबंध में हमेशा 2 पक्ष होते हैं, 2 पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी 2 पार्टी होती है भाई? एक प्रॉमिसर हो जाता है और एक प्रॉमिसी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले उसमें चलते हैं और देखते हैं कि कुछ के बदले कुछ। अब नया आपके सामने एक और शब्द आ गया, प्रतिफल। प्रतिफल यानी कॉन्सिडरेशन। अब कॉन्सिडरेशन की जो डेफिनेशन है वो धारा 2D में दी गई है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2D में कॉन्सिडरेशन यानी प्रतिफल की परिभाषा दी गई है। प्रतिफल की परिभाषा क्या कहती है? प्रतिज्ञा के बदले जो कुछ किया गया, प्रतिज्ञा के बदले जो कुछ किया गया या करने का वचन दिया गया या किया जाना है, उसे प्रतिफल कहते हैं, कॉन्सिडरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए राम ने जो है वो श्याम को साइकिल बेचने के लिए प्रस्ताव दिया है, और श्याम ने राम से उस साइकिल को खरीदने की स्वीकृति दी है। तो यहाँ पर जो साइकिल है, वो जो साइकिल है ये श्याम का प्रतिफल है, यानी श्याम को क्या मिल रहा है? साइकिल मिल रहा है। जबकि जो है राम को क्या मिल रहा है? राम को 3,000 रुपये मिल रहे हैं जो श्याम दे रहा है। राम को क्या मिल रहा है? 3,000 रुपये मिल रहे हैं जो कौन दे रहा है? श्याम दे रहा है। तो राम का जो प्रतिफल है वो 3,000 रुपये है, और श्याम का प्रतिफल क्या है? साइकिल है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि प्रतिज्ञा के बदले जो कुछ किया गया, किया जाना है या करने का वचन दिया गया है, उसे प्रतिफल या कॉन्सिडरेशन कहते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ देना, समथिंग इन रिटर्न, इसको हम कॉन्सिडरेशन या प्रतिफल कहते हैं। और इसकी जो सेक्शन है वो धारा 2D है। जब प्रतिज्ञाएं मिलती है तो क्या बन जाता है? समझौता बन जाता है। तो इसको हम समझते हैं यहाँ पर कि भाई राम की प्रतिज्ञा क्या है? साइकिल देना। राम की प्रतिज्ञा क्या है? साइकिल देना।
और श्याम की प्रतिज्ञा क्या है? पैसे देना। किसको देना पैसे? राम को देना। और ये राम साइकिल किसको देगा? राम को। राम साइकिल देगा श्याम को, और श्याम जो है राम को पैसे देगा। तो ये दोनों प्रतिज्ञाएं कर रहे हैं, और ये दोनों प्रतिज्ञाएं मिलकर बन जाती है समझौता या एग्रीमेंट, जिसको हम बोलते हैं ठहराव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठहराव भी बोलते हैं। तो एग्रीमेंट की जो परिभाषा है ये धारा 2E में दी गई है। धारा 2E में इसकी परिभाषा दी गई, डेफिनेशन। तो एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। प्रत्येक प्रतिज्ञा या वचन या वचनों का समूह, प्रत्येक वचन या वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, क्या कहलाएगा? ठहराव कहलाएगा, एग्रीमेंट कहलाएगा, समझौता कहलाएगा। ठीक है, और ये इसका डेफिनेशन है धारा 2E। अब हम आते हैं धारा 2F में। धारा 2F जो है वो कहती है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, यानी परस्पर प्रतिज्ञाएं, यानी जो प्रतिज्ञाएं एक दूसरे पर निर्भर हो। ठीक है, दोनों की प्रतिज्ञाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसे कहते हैं परस्पर प्रतिज्ञाएं। प्रॉमिस विच फ्रॉम द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। दोनों की प्रतिज्ञाएं एक दूसरे पर निर्भर कैसे हैं? क्योंकि राम जो है वो क्या देने वाला है? श्याम को साइकिल देने वाला है, और श्याम जो है वो राम को क्या देने वाला है? पैसे देने वाला है। तो दोनों ने प्रतिज्ञाएं की है, एक ने साइकिल देने की प्रतिज्ञा की है और एक ने पैसे देने की प्रतिज्ञा की है। तो दोनों की जो प्रतिज्ञाएं हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसे हम बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस और परस्पर प्रतिज्ञाएं। ठीक है, और नीचे देखते हैं यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूले से कि प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। प्रतिज्ञा यानी वचन धन वचन बराबर समझौता या ठहराव। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या यह अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है? तो इसके बारे में हम देखेंगे कि हर समझौता अनुबंध नहीं होता। हर समझौता अनुबंध नहीं होता। एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। समझौते के साथ में एक और चीज़ होनी चाहिए, और वो है कानूनी प्रवर्तनीयता, एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो कभी कभी क्या होता है कि जो वचन है या एग्रीमेंट जो है वो केवल कानूनी तौर पर नहीं होता। जैसे कुछ ऐसे एग्रीमेंट या ठहराव भी होते हैं जो सामाजिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जो एग्रीमेंट है जिन्हें हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते, वो समझौता तो बन जाते हैं, एग्रीमेंट तो बन जाते हैं, ठहराव बन जाते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि उनको हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं और वो कानून के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराए जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमारे पास में हैं। जैसे दो दोस्त मिलकर अगर कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं कि भाई कल हमें फिल्म देखने जाना है, तो ये दोनों जो है एग्रीमेंट तो कर रहे हैं। एक ने कहा कि कल फिल्म देखने जाना है, दूसरे ने कहा दिया हाँ ठीक है चलेंगे। लेकिन अब अगर वो दूसरे दिन फिल्म देखने नहीं जाता है तो इस एग्रीमेंट को कोर्ट में हम नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये कौन सा सामाजिक ठहराव है। हमने किसी को चाय पे बुलाया या हमने किसी को अपने घर पे शादी के लिए निमंत्रण कार्ड दिया, तो ये एग्रीमेंट तो हैं, लेकिन ये सामाजिक या राजनीतिक से रिलेटेड होंगे। तो इनको जो है कोर्ट में हम नहीं ले जा सकते और कानून के द्वारा प्रवर्तनीय इनको नहीं करा सकते। इसलिए ये समझौता तो बन जाएंगे, लेकिन ये अनुबंध नहीं कहलाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएंगे। ये ध्यान में रखना है। और ये सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, परंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। इस कथन की व्याख्या कीजिए।
तो एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है हमें। जब एक समझौता कानूनी रूप से, देखिए क्या बता रहा है हमको, जब एक समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी, लीगली बाइंडिंग होता है, मतलब हम कोई समझौता कर रहे हैं और बंध जाते हैं, यानी किसके द्वारा, कानून के द्वारा बन जाते हैं कि अगर हमने ये नहीं किया तो सामने वाला जो पक्षकार है, सामने वाले जो पार्टी है, वो कोर्ट में जा सकती है, तो तब वह अनुबंध बनता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो अब फाइनल पॉइंट ये है कि कानून, जब कोई समझौता कानून के अनुसार हो और अदालत में लागू किया जा सके तो वही अनुबंध कहलाता है, यानी एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। और नेक्स्ट में आते हैं कि अगर उद्देश्य गैर कानूनी हो तो वो शून्य समझौता कहलाता है। तो भाई समझौता करने के लिए जो उद्देश्य है, जो समझौता कर रहे हैं हम, जो प्रस्ताव कर रहे हैं, जो स्वीकृति कर रहे हैं, वो उसका उद्देश्य वैध होना चाहिए। अगर वो गैर कानूनी है, इल्लीगल है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। ये हमें ध्यान में यहाँ पे रखना है। क्या कहलाएगा वो? वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा, ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट। तो इसके लिए धारा 2G है, वॉइड एग्रीमेंट, शून्य समझौता, जो समझौता कानून के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है वह शून्य समझौता, वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। यानी इसका उद्देश्य गैर कानूनी उद्देश्य होगा, इल्लीगल ऑब्जेक्ट होगा, तो कानून इसे मान्यता नहीं देगा। अब आप देखिए, अगर राम कहे श्याम से कि मैं तुम्हें चोरी की साइकिल बेचूंगा, तो भाई चोरी करना तो अपराध है, और अगर चोरी की कोई साइकिल बेच रहा है तो ये गैर कानूनी है, इल्लीगल है। इसलिए ये समझौता जो है वॉइड एग्रीमेंट या शून्य समझौते के अंदर आने वाला है। अब एक वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होते हैं। वैध प्रस्ताव और स्वीकृति, वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। दूसरा है कानूनी संबंध बनाने की मंशा होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। वैध प्रतिफल होना चाहिए, लॉफुल कॉन्सिडरेशन। पक्षों की क्षमता, यानी पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, फ्री कॉन्सेंट। कानूनी उद्देश्य होने चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट। अनुबंध स्पष्ट और निश्चित हो, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, कानून द्वारा शून्य घोषित ना हो, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड। वॉइड, और कानूनी औपचारिकताओं का पालन, लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी करनी चाहिए, ठीक है। अब उस वैध अनुबंध के आवश्यक जो भी लक्षण थे उनको यहाँ हम समझेंगे कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। राम ने ऑफर दिया और श्याम ने उसको स्वीकार किया, मतलब ये पहला पार्ट हो गया, पहला लक्षण हो गया। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो भाई राम और श्याम दोनों दोस्त जरूर है, लेकिन ये कोई दोस्ती की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि खरीद फरोख्त की, यानी बिजनेस डील थी, क्योंकि राम जो है वो श्याम को अपनी साइकिल बेच रहा था और श्याम जो है राम को पैसे दे रहा था। तीसरा है लॉफुल कॉन्सिडरेशन, पैसे और साइकिल दोनों कानूनी हैं, कोई इलीगल काम नहीं हो रहा है, इसलिए तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया आपका। फिर फोर्थ पॉइंट देखते हैं, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, यानी जो पार्टी है, पक्षकार हैं, उनमें अनुबंध करने की क्षमता है। तो अनुबंध करने की क्षमता का मान लेते हैं कि राम और श्याम बालिग है, यदि नाबालिग होते तो दोनों में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती। और मानसिक रूप से स्वस्थ भी है, साउंड माइंड है, यानी वो अनसाउंड माइंड नहीं है, पागल नहीं है ना। तो ये नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब है फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट का मतलब होता है स्वतंत्र सहमति। तो श्याम पर कोई दबाव नहीं, कोई धोखा फ्रॉड नहीं है। अगर कोई प्रेशर है, फ्रॉड है, धोखा है,
किसी प्रस्ताव में या स्वीकृति में, तो उसे हम स्वतंत्र सहमति नहीं मानेंगे। और फिर अगर किसी वचन में या अनुबंध में या ठहराव में स्वतंत्र सहमति नहीं होगी तो वो वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों से बाहर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट। साइकिल बेचना एक पूरी तरह से कानूनी उद्देश्य है। देखो भाई, ये चोरी की साइकिल तो नहीं बेच रहा है ना। अगर चोरी की साइकिल बेचता तो फिर उद्देश्य जो हो जाता वो गैर कानूनी हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट है सर्टेनिटी होनी चाहिए। यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट था। कीमत 3,000 रुपये थी और वस्तु क्या थी? साइकिल। यानी जो अनुबंध था वो बिल्कुल क्लियर था, उसमें कोई झूठ नहीं था, कुछ नहीं था। और लास्ट है नॉट डिक्लेयर्ड वाइड, यानी उसे गैर कानूनी घोषित ना किया गया हो। तो यह समझौता ना तो जुआ है ना ही गैर कानूनी है, इसलिए यह वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण में आता है। अब परीक्षा उपयोगी बिंदु, एग्जाम टिप्स याद रखिए। एग्रीमेंट, सारे एग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। हर समझौता अनुबंध नहीं होता। यह सबसे महत्वपूर्ण अंतर है जिसे याद रखना है। और लास्ट में हम देखते हैं पूरी कहानी का सार कि भाई सबसे पहले क्या हुआ। प्रस्ताव, राम ने प्रस्ताव दिया श्याम को, हमारी साइकिल खरीदोगे। श्याम ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, स्वीकृति हो गई, एक्सेप्टेंस। ये मिलके बन गया प्रतिज्ञा, प्रॉमिस हो गया। प्रॉमिस से, दोनों के प्रॉमिस से क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया, समझौता बन गया। और धन कानूनी प्रवर्तनीयता, कानून के द्वारा उसको प्रवर्तनीय कराया जा सकता है, कोर्ट में हम ले जा सकते हैं। और ये बन गया लास्ट कॉन्ट्रैक्ट और अनुबंध। तो जहाँ प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल, स्वतंत्र सहमति और कानूनी उद्देश्य मिल जाए वही वैध अनुबंध, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो अगर आपको ये कहानी समझ में आई तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कॉन्ट्रैक्ट क्लियर। और ऐसे ही कॉमर्स के आसान वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करके बताइए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।